नमस्कार, मैं सरिता श्रीवास्तव पहलवान ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बीएड द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के बारे में बतलाना चाहती हूँ। आखिर संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन क्या है और संस्था प्रबंध की पूर्ण गुणवत्ता क्या होती है। संस्था प्रबंध की पूर्ण गुणवत्ता की अवधारणा इस प्रकार है कि संस्था प्रबंध की पूर्ण गुणवत्ता से तात्पर्य ये कि उनके उद्देश्यों से संस्था की स्थापना की गई है, यानी किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है। संस्था की गुणवत्ता का आधार उसमें कार्यरत कर्मचारियों की निष्ठा तथा सहयोग पर निर्भर करता है, यानी किसी संस्था का कार्य तभी सही माना जाता है जब वहाँ के कर्मचारी पूर्ण निष्ठा से उस संस्था में सहयोग से कार्य करते हैं। इसके लिए संस्थान के प्रमुख में नेतृत्व के गुणों का होना आवश्यक है, जिससे वे अपने सहयोगियों तथा कर्मचारियों का विश्वास तथा सहयोग प्राप्त कर सकें। अब स्कूल प्रबंध की पूर्ण गुणवत्ता का क्षेत्र, यानी स्कूल प्रबंध की पूर्ण गुणवत्ता का क्षेत्र क्या होना चाहिए। यहाँ पर हमारा प्रकरण स्कूल के प्रबंध से है, यानी स्कूल में किस प्रकार का प्रबंध होता है और वहाँ में कौन कौन सी चीज़ों का होना आवश्यक है। प्रधानाध्यापक विद्यालय की दक्षतापूर्ण तथा प्रभावी संचालन के लिए कई कदम उठा सकते हैं। जैसे विद्यालय का समय सारणी से इस प्रकार प्रबंध किया जाए कि अध्यापक छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ समय दे सकें। विद्यालय के विभिन्न विभागों का एवं कार्यकलापों में संचालन के लिए अध्यापकों और छात्रों को सम्मिलित किया जाए। और तीसरा, कार्यक्रमों को सदन प्रणाली के अंतर्गत संगठित किया जाए। छात्र प्रगति पत्र की सुरक्षा की सुविधा दी जाए। विद्यालय की स्वच्छता हेतु छात्रों को आत्म सहायक संगठनों का आयोजन किया जाना चाहिए। पाठों के आदर्श प्रदर्शन का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण और रचनात्मक पाठ्यक्रम सहगामिनी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, यानी जो भी उद्देश्य बनाया जाए उसको रचनात्मक तरीके से सहगामिनी यानी सभी बच्चों के साथ मिलकर क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। छात्र सलाहकार समिति के चुनाव का प्रबंध हो, जिससे वे अनुशासन बनाए रखने में सहायक हो। फिर विद्यालय राशि के उपयोग के लिए अध्यापक तथा छात्रों की एक समिति गठित की जाए। अब बात करते हैं संस्था नियोजन। आखिर क्या होती है ये संस्था नियोजन। प्रत्येक कार्य की सफलता अनेक तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे कार्य की प्रगति, कार्य को संपादित करने वाले व्यक्ति की योग्यता, साधन सुविधाएं आदि। इन्हीं तत्वों में एक तत्व है योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना, यानी कोई भी योजना पहले बनाई जाए और फिर उस पर कार्य किया जाए, तभी वो योजना सही से कार्य करती है। यदि कोई कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है तो सफलता का मार्ग सरलता से प्रशस्त हो जाता है। किसी भी संस्था का, चाहे वह आर्थिक हो या सामाजिक या शैक्षिक प्रशासन, भी एक जटिल, गंभीर और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इस कार्य के लिए सुनियोजित कार्यक्रमों का विकास करना आवश्यक एवं सुविधाजनक है। विद्यालय एक शैक्षिक संस्था होती है। इसकी स्थापना के स्पष्ट उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यालय का संचालन किया जाता है। डॉक्टर बुच ने इस बारे में कहा कि संस्थागत नियोजन की परिभाषा देते हुए वह आवश्यकताओं और उपलब्ध साधनों के आधार पर निर्मित किसी शैक्षिक संस्था के विकास की योजना है। योजना के प्रकार क्या होते हैं। योजना सामान्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी। केंद्रीकृत योजना और संस्थागत योजनाएं। अब केंद्रीकृत योजना के अंतर्गत समस्त संस्थाओं के साथ एक योजना केंद्रीय स्तर पर बनाई जाती है, फिर उसे विभिन्न क्रमबद्ध अवस्थाओं के माध्यम से शैक्षिक संस्था तक पहुंचाया जाता है। विभिन्न कारणों तथा कार्यालय की लापरवाही तथा लाल फीताशाही के कारण केंद्रीकृत योजनाएं बड़े विलंब से शैक्षिक संस्थाओं तक पहुंचती हैं। इसी कारण कोठारी आयोग ने विचार रखा कि शिक्षा संस्थाओं के विकास के लिए केंद्र या राज्य स्तर पर योजनाएं
उससे उत्तर है कि इस प्रकार के विकास एवं सुधार हेतु आयोजन संस्था के स्तर पर ही हों। केंद्रीकृत योजना ऊपर के प्रशासन की अनेक सीढ़ियों को पार करने के उपरांत विद्यालयों तक बड़ी कठिनाई से आ जाती है। यानी कोई भी केंद्रीकृत योजना जब बनाई जाती है तो उसमें कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। उन समस्याओं को जो भी योजना बनाई जाती है तो विद्यालय तक आते आते उसे कई प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जबकि संस्थागत नियोजन ठीक विद्यालय स्तर पर ही होता है। अब संस्थागत योजना में क्या होता है, इस प्रकार के नियोजन में कहीं ना तो आने जाने की आवश्यकता पड़ती है, ना लाल फीताशाही का भय होता है। ये किसके लिए है? ये है संस्थागत नियोजन के लिए, और न किसी प्रकार के विलंब का भी भय रहता है। दूसरे, इस प्रकार का नियोजन अधिक प्रभावी भी होता है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत विद्यालय की स्वानुभूत आवश्यकताओं और उपलब्ध साधनों तथा विकास की संभावना को नजर में रखा जाता है। आप बात करते हैं संस्थागत नियोजन के उद्देश्यों की। आखिर कोई भी संस्थागत नियोजन किस उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए बने होते हैं? उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से उन साधनों के मध्य सृजनात्मक समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से। फिर उपलब्ध मानवीय तथा भौतिक साधनों के सृजनात्मक रूप प्रदान कर विद्यालय का गुणात्मक विकास, यानी जो मानवीय साधन होते हैं उसके द्वारा भौतिक संसाधनों का विधि पूर्वक प्रयोग हो और विद्यालय को उसका गुणात्मक विकास करने में सहायता प्राप्त हो। फिर भौतिक साधनों के अभाव की पूर्ति मानवीय साधनों द्वारा करना है, यानी कई प्रकार के साधन, भौतिक साधन इस प्रकार के होते हैं कि उनका अगर अभाव भी हो जाए तो मानवीय साधनों द्वारा उसकी पूर्ति कर ली जाती है। विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे शैक्षिक, सहगामी और भवन इत्यादि से संबंधित समस्याओं के सुनियोजित समाधान तलाश करना, संस्था विशेष की उन्नति के सुनियोजित प्रयास करना, अध्यापकों के प्रभावी शिक्षण में वृद्धि करना, संस्था के नियोजन विकास के मार्ग प्रशस्त करना। संस्था नियोजन के सिद्धांत क्या है, यानी कोई भी संस्था नियोजन जब बनाई जाती है तो वो किस सिद्धांत पर अपना कार्य करती है। योजना उपलब्ध साधनों तथा विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए इसका सिद्धांत। योजना स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाए, यानी कोई भी योजना बनाई जाए तो वहाँ के स्थान के अनुकूल ही बनाई जानी चाहिए। योजना बनाने तथा उसके क्रियान्वयन में संपूर्ण विद्यालय समुदाय तथा जन समुदाय का सहयोग प्राप्त किया जाए, यानी कोई भी योजना जब बनाई जाए और उसका क्रियान्वयन यानी उस पर कोई भी कार्य किया जाए तो संपूर्ण पूरा विद्यालय समुदाय और जन समुदाय सब इकट्ठे होकर उस पर कार्य करें। और योजना बनाने तथा उसके क्रियान्वयन में संपूर्ण विद्यालय समुदाय तथा जन समुदाय का सहयोग भी प्राप्त हो। भौतिक साधनों की अपेक्षा मानवीय साधन अधिक बड़े तथा शीघ्र उपलब्ध होते हैं, यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मानवीय साधन क्या होते हैं, जो मानव के अंदर के गुण होते हैं वो होते हैं मानवीय साधन। जब एक व्यक्ति किसी संस्था से जुड़ता है तो अपने अंदर के कई गुणों को, कई साधनों को लेकर आता है, उसका कई प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए। योजना सभी की होती है, किसी एक की नहीं होती। ये सभी जानते हैं कि जब कोई किसी भी संस्था में कोई योजना बनाई जाती है तो एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनाई जाती है, वो क्या होती है पूरी संस्था के लिए या संस्था की उन्नति के लिए बनाई जाती है। तो सबकी उन्नति को ध्यान में रखकर ही योजना बनाई जाए। उन्नति एवं सुधार क्रमशः धीरे धीरे होता है, अचानक ही बड़े सुधार की आशा नहीं करनी चाहिए, यानी थोड़ा सा धैर्य के रख कर ही कार्य करना चाहिए। अब बात करते हैं कि संस्थागत नियोजन के सोपान कौन कौन से होते हैं। संस्था की आवश्यकताओं एवं विकास क्षेत्रों का सर्वेक्षण, यानी जब भी किसी संस्था पर कार्य किया जाए उसकी आवश्यकताओं और विशेष विकास के क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के बाद ही किसी संस्था के नियोजन पर कार्य किया जाना चाहिए। संस्था के पास उपलब्ध साधन एवं सुविधाओं का सर्वेक्षण, यानी कोई भी संस्था जब हम क्या करते हैं, बनाते और चलाते हैं तो उस पर क्या करना चाहिए, उस पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए तो जो साधन और सुविधाएं हैं वो हमारे पास ठीक प्रकार से हैं या नहीं है।
आवश्यकताएं एवं साधनों के संदर्भ में योजना बनाना, यानी जो हमारे पास आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हेतु साधनों का उपयोग करना आवश्यक है। योजना का क्रियान्वयन, यानी कोई भी योजना तभी सक्सेस होती है जब उस पर क्रियान्वयन यानी कार्य किया जाए। योजना का मूल्यांकन, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि कोई भी योजना बनाई जाए, क्रियान्वयन हो या ना हो, लेकिन मुख्य पॉइंट होता है मूल्यांकन, यानी जब कोई योजना बनाई जाए तो उसका मूल्यांकन भी हो और ये पहचाना जाए कि ये जो कार्य योजना बनाई गई है वो क्या, किस तरह से और कितने हद तक कार्य करेगी। प्रतिवेदन लेखन, यानी लेखन की सारी सामग्री का क्या होना चाहिए, हमारे पास उपयोग होना चाहिए। प्रतिवेदन का सुरक्षीकरण, और जो भी प्रतिवेदन आपके पास उपलब्ध होते हैं उसको सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं किसकी, संस्थागत योजना बनाने के सिद्धांत। आखिर किसी भी विद्यालय को संस्थागत योजना बनाते समय किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। समय में एक ही कार्य की योजना बने, यानी ऐसी कोई भी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि समय कम हो या समय एक पर्याप्त मात्रा में हो, उसमें कई प्रकार की योजनाएं बना दी जाएं। ऐसी योजना बनाने से क्या होता है, ऐसी योजना बनाने से कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। इसलिए ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि एक समय में सिर्फ एक ही योजना बनाई जाए, उसी कार्य की योजना बनाई जाए जिसकी विद्यालय को आवश्यकता है। बेकार की चीज़ों को बनाकर अपना समय व्यस्त नहीं करना चाहिए। फिर योजना बनाते समय विद्यालय के पास उपलब्ध मानवीय, भौतिक तथा वित्तीय साधनों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी जो भी योजना बनाई जाए तो हमें ये सब कुछ देख लेना चाहिए कि उस योजना को जब हम कार्य करते हैं उस योजना के ऊपर, तो हमारे पास मानवीय साधन, भौतिक साधन और वित्तीय साधन पर्याप्त मात्रा में हैं या नहीं है। संस्थागत योजना प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर सोचकर बनाई जाए। योजना के आधार पर स्थानीय सामग्री तथा आवश्यकता के रूप में बनाई जाए, और संस्थागत योजना बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए कि भौतिक संसाधन की तुलना में मानवीय संसाधन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात करते हैं कि संस्थागत योजना तैयार करना आखिर कैसे तैयार की जाती है। योजना विद्यालय तथा छात्रों के अनुरूप हो। कोई भी योजना बनाई जाए, जब वह संस्थागत योजना विद्यालय से जुड़ी हुई है तो हमें इसका विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो भी योजना बनाई जा रही है तो विद्यालय और छात्रों के अनुरूप ही होनी चाहिए। जन सहयोग अधिक से अधिक प्राप्त किया जाए, यानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी संस्था में किसी योजना के लिए कार्य करेंगे तो उस संस्था का सबसे ज़्यादा क्या होता है, उस संस्था का सबसे ज़्यादा विकास होता है। भौतिक संसाधनों पर कम तथा मानवीय संसाधनों पर अधिक बल दिया जाए और कोशिश की जाए कि संस्थागत योजना जो बनती है उसके उद्देश्य निश्चित हो जाए। फिर बात करते हैं किसकी, संस्थागत योजना के जब उद्देश्य सुनिश्चित हो जाते हैं तो संस्थागत योजना को क्रियान्वयन और प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य कराया जाए। योजना बनाने हेतु सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक विद्यालयों का गुणात्मक विकास करने हेतु कुछ कार्यों की रूपरेखा क्या करें, बनाते हैं। इसके लिए वे कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं तथा अपनी योजना को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इस कार्य के लिए वह शिक्षक वर्ग का सम्मेलन बुलाता है। इस सम्मेलन में अध्यापकों को अपनी योजना का उद्देश्य, लाभ, सीमाएं, उपलब्ध साधन इत्यादि बातों का क्या करना चाहिए, अवगत कराना चाहिए तथा प्रत्येक अध्यापक से पूर्ण सहयोग आमंत्रित करना चाहिए। इसी सम्मेलन में उसे क्या करना चाहिए, शिक्षक का उत्तरदायित्व वितरित करना चाहिए। धन्यवाद।